नमस्कार छात्रों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 में। और इस चैप्टर नंबर 3 में जो मेन टॉपिक है वो हमारा है लैंग्वेज पेडागॉजी यानी भाषा शिक्षण। अब लैंग्वेज पेडागॉजी में हमने एक टाइटल डिस्कस किया है 3.1 भाषा। अब दूसरा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं भाषा शिक्षा। टॉपिक का जो नंबर है हिंदी वाले एडिशन में 3.1.1 और टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षा, लैंग्वेज एजुकेशन। तो अब इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पूरा का पूरा है ये NCERT के द्वारा एक टीचर्स मैनुअल है जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों को कब क्या कैसे सिखाया जाना है, इसमें सारी जानकारियां लिखी हैं। उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट की मेथड यानी पेडागॉजी बताई गई, शिक्षण शास्त्र बताया गया है, तो महत्वपूर्ण है। आज जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं कि भाषा की शिक्षा की व्यवस्था भारत में किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर हमें चर्चा करना है। तो इसमें लिखा है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती। अब भारत में आप जानते हैं इतनी ज़्यादा भाषाई विविधता है, हर जगह पर हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर क्या है भाषा बदल जा रही है। तो भाषाई विविधता यहाँ पर क्योंकि कई बोलियां कई भाषाएं, तो इसलिए एक जटिल चुनौती तो है लेकिन कई सारे अवसर उपलब्ध कराती। मैंने पहले बताया है, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि बहुभाषिकता को कक्षा में शिक्षक क्या समझें, तो शिक्षक इसको संसाधन समझें। कई टीचर इसको समस्या जटिलता और ये सब, ऐसा नहीं, ये जो वो टीचर होते हैं जिनको टीचिंग स्किल्स नहीं पता होती उनको बहुभाषिकता कक्षा में एक समस्या लगती है। जबकि क्या करना, हम आपको पढ़ाते हैं कोई सिंगल लैंग्वेज में थोड़ी पढ़ाते हैं, हिंदी में थोड़ी पढ़ाते हैं। हिंदी अंग्रेजी कई सारे शब्दों का भाषाओं का प्रयोग करते ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ अच्छी बने, इसलिए हम कई बार अंग्रेजी हिंदी उर्दू के कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है बहुभाषिकता भारत में एक चुनौती तो है लेकिन कई संसाधन या कई प्रकार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है, नेशनल करिकुलम में लिखा है, पेज नंबर हम लोग 4141 पर पढ़ेंगे 3.11 में, तो मेंशन है भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं को अनेक भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है या भाषा परिवार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें लिखा गया है कि दुनिया के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुनिया में इतने सारे देश हैं लेकिन भारत एक अनूठा देश है जहां पर ये व्यवस्था है कि यहाँ पर भाषाई विविधता इतनी ज़्यादा है, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ उन भाषाओं की विविधता के आधार पर पूरे भारत को 5 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है। आगे लिखा गया है कि ये भाषाई जटिलता जो है ये संरचना के स्तर पर तो भिन्न है, मतलब इसकी बनावट देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बहुत भिन्न है, लेकिन इनमें कुछ समानताएं। मैंने बताया था कि सभी भाषाएं और सभी लिपियां लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से सेंट्रल टीटी में जूनियर स्तर पर 2-3 बार बना है। हम आपको बताएंगे कि भाषाएं संरचना के आधार पर तो भिन्न हैं लेकिन उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया है ये भाषा परिवारों के नाम, एक बार टेट में भी सवाल आया था यहीं से भाषा परिवारों से। तो ये 5 जो भाषा परिवार हैं उनके नाम है इंडो आर्यन, पहला भाषा परिवार है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये नाम आपको याद होना चाहिए, पहला है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक और नेक्स्ट है तिब्बतो बर्मन और लास्ट में है अंडमानी। ये 5 भाषा परिवार भारत में हैं क्योंकि इनकी संरचनाएं इतनी भिन्न है इसलिए इनको 5 परिवारों में बांटा जा सकता है। लेकिन अब आगे की लाइनें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उनको आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि यहां से कई सारे सवाल बनेंगे। हम अभी आपको बताएंगे वो सवाल कैसे बनेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। तो यहां इंटरेस्टिंग ये बात है कि इन 5 भाषा परिवारों में संरचना के आधार पर विभिन्नता होने के बावजूद भाषाएं आपस में क्या करती हैं, सतत संपर्क संवाद करती हैं। सतत यानी कंटिन्यूअस, संपर्क मतलब कनेक्टिविटी और संवाद मतलब डायलॉग। हर एक भाषा दूसरी भाषा को अपने शब्द लेती देती रहती है, यानी सारी भाषाएं, कोई ऐसी भाषा है नहीं जिसमें 100% प्योरिटी हो। यानी जो अगर हम कहें कि कौन सी भाषाएं प्योर हैं तो प्योर केवल शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं इतनी समृद्ध भाषाएं होती हैं
परिपूर्ण होती हैं, जो अपनी भाषा के शब्द दूसरी भाषाओं को देती तो हैं लेकिन ज्यादातर लेती नहीं हैं। तो यहां इंटरेस्टिंग है कि हर भाषा आपस में क्या करती है, सतत संपर्क संवाद। इसीलिए कहा जाता है किसी भी लिपि को किसी भी भाषा में और किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में थोड़ा फेर बदल करके लिखा जा सकता है। यह सवाल आपको पूछा गया था। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब आपस में सतत संपर्क संवाद करती हैं, इसलिए इन भाषाओं को आपस में थोड़ा फेर बदल करके बदला जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ें और उसमें लिखा है, लाइन लिखी है कि यहां पर आता है कि अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं, भाषाओं के बारे में लिखा, अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान है। अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं भाषाओं में ऐसी हैं जो अनेक भाषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, अगर आप समझ पाए हो। हम फिर से बता दे रहे हैं कि दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, जितनी लिपियां हैं, पहले लिपि आई, लिपि का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, चिन्हों में होती है। भाषा और लिपि में यही अंतर है, भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो इसलिए किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में और किसी भी लिपि को किसी भी भाषा में थोड़ा फेर बदल करके लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि विभिन्न भाषाओं की भाषिक सामाजिक भाषिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं, जो विभिन्न या अनेकों भाषाओं में एक जैसी पाई जाती हैं। आगे यहां पर मेंशन है कि हम पढ़ रहे हैं लाइनें, ध्यान से पढ़ते चलिए, आप लोग भी साथ में शायद पढ़े होंगे पहले। यह इस बात का सबूत है, ये जो ऊपर लिखे हैं कह रहे हैं यह इस बात का सबूत है कि भारत की विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही। क्योंकि भारत की जो भाषाएं हैं वो दूसरी भाषाओं को क्या करती हैं और डेवलप करती हैं। कई सारी भाषाओं में अलग अलग क्या है शब्द चले जाते हैं, संस्कृत के शब्द, अरबी के शब्द, तमिल के शब्द, कई सारी भाषाओं के शब्द अन्य अन्य भाषाओं में चले जाते हैं, जिससे दूसरी भाषाएं भी समृद्ध होती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं भारत में हमेशा से रहा है कि यहाँ की संस्कृतियां भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध करती। समृद्ध का मतलब यहाँ डेवलप करने या बढ़ाने या आगे बढ़ाने से संबंधित है। आगे लिखा है कि एक दूसरे को समृद्ध करती रही शास्त्रीय भाषाएं। अब यहां पर कुछ भाषाओं के बारे में बताया गया जिनका नाम शास्त्रीय भाषाएं। ये बड़ा कंफ्यूजन होगा, जो लोग नहीं जानते हैं शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती है। हम भी बताएंगे कि कौन कौन सी। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक दूसरे को समृद्ध करती शास्त्रीय भाषाएं। जैसे पहली शास्त्रीय कौन सी भाषा? लैटिन, दूसरी अरबी, तीसरी फारसी, नेक्स्ट है तमिल और संस्कृत। यहां पर 5 भाषाओं को, जिसमें लैटिन है, अरबी है, फारसी है, तमिल है और संस्कृत है, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माना गया है। शास्त्रीय भाषाएं वो भाषाएं होती हैं जो अपने आप में बहुत समृद्ध होती हैं। दूसरी भाषाएं इनसे क्या लेती हैं? इनसे शब्द लेती हैं और इनको बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रदीप्त महसूस करता है। मतलब अगर आपने देखा होगा, शायद एक कहावत सुनी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी बोलने वाली महिला और संस्कृत बोलने वाला पुरुष अर्धनग्न भी है तब भी बहुत ज्यादा ऑड नहीं माना जाता, सेमफुल नहीं माना जाता। क्यों? समझ आया होगा कहावत? नहीं समझ में? अंग्रेजी बोलने वाली महिला और संस्कृत बोलने वाला पुरुष, संस्कृत अगर कोई बोल रहा है तो इतना लगता है देववाणी। देववाणी कहा भी जाता है क्योंकि उसके अंदर सभ्यता, उसमें मैनर होता है। अंग्रेजी कुछ ऐसी बताती कि वेल इंटेलेक्चुअल आप फील कर रहे हो। कोई आए और भले उसकी कोई समझ ना हो, व्यक्तित्व अच्छा ना हो, लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट करे तो आप इंप्रेस हो जाते हो। तभी कहा गया है संस्कृत बोलने वाला पुरुष और अंग्रेजी बोलने वाली महिला अगर अर्धनग्न भी है तब भी सेमफुल नहीं होता। तो ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं बहुत समृद्ध होती हैं, इनको बोलने वाला प्रदीप्त महसूस करता है, दूसरी भाषाएं से शब्द लेती हैं। 5 भाषाओं को, जिसमें लैटिन है, अरबी है, फारसी है, तमिल है और संस्कृत है, इनको शास्त्रीय भाषा माना गया। ध्यान रहे आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि क्योंकि अनेक भाषाएं इनसे शब्द लेती रहती, आज हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से, यहां से भी सवाल बहुत बार आया है, क्वेश्चन पूछा गया है, द्वि या बहुभाषिकता के लाभ क्या होते हैं। तो यहां लिखा है आज भी
हम यह सब जानते हैं निश्चित रूप से कि द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यहाँ तो एक लाभ ऊपर टेबल है, पेज नंबर 42 पर आप टेबल पढ़ेंगे तो कई अध्ययनों से ये बात पता चली है कि द्विभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि यानी बौद्धिक विकास करता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट करता है आपका बहुभाषिकता। दूसरा सामाजिक सहिष्णुता, सोशल टॉलरेंस। ये सामाजिक सहिष्णुता क्या होती है, भाषाओं की विविधता क्या करती है, सोशल टॉलरेंस यानी हमारे अंदर क्या है, ज्यादा हमें सहिष्णु बनाती है बहुभाषिकता। और विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती है। ये 4 फायदे होते हैं अगर एक से अधिक भाषा कोई बोलता है। इसीलिए भारत की भाषाई विविधता को मेंटेन करने के लिए और उस विविधता के फायदे पहुंचाने के लिए भारत में ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था कि त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए भारत की शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि इसका निश्चित फायदा, सवाल पूछा जाएगा कि बहुभाषिकता का लाभ बताओ तो कोई एक ऑप्शन होगा, निश्चित संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, थिंकिंग को ब्रॉड करना और इंटेलेक्चुअलिटी को इंप्रूव करना। ये तुम्हारी बहुभाषिकता या मल्टी लैंग्विस्टिक होने का फायदा है। आगे इसी में लिखा है कि त्रिभाषा फार्मूला, इसी में बताया गया त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौती और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। इसीलिए ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला लाया गया कि इतनी भाषाई विविधता होने को कैसे संभाला जाए। कोई हिंदी बोलता, कोई उर्दू बोलता, कोई पंजाबी बोलता, तो इन भाषाओं की इतनी विविधता है तो इसको कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाए। इसीलिए भाषाई विविधता लाई गई और इस विविधता को संसाधन समझा गया। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषा सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्य रूप और भाव रूप यानी स्ट्रेटेजी और इमोशनली दोनों प्रकार से लागू या अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। अब यहाँ पर कहा गया अगर बहुभाषिकता है तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल और नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन होगी अगर कोई बहुभाषिक माहौल में रहता है या उसके सामने प्रकट किया जाता है। आगे लिखा गया है निम्नलिखित दिशा निर्देश, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, रिकमेंडेशंस की गई हैं कि जो बहुभाषी लक्ष्य हैं भारत के लिए, जो चुनौतियां हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, कैसे अवसर के रूप में लिया जाए, तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला दिशा निर्देश, यहां से सवाल आएगा, लिखा है भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। भाषा का शिक्षण क्या होना चाहिए, बहुभाषिक। अब अंग्रेजी पढ़ाने गया टीचर सिर्फ अंग्रेजी ना पढ़ाए, मतलब अंग्रेजी में ही ना बोले। हिंदी पढ़ाने गया टीचर सिर्फ हिंदी ही ना बोले। उर्दू पढ़ाने गया सिर्फ उर्दू का ही लफ्ज ना प्रयोग करे। जहां जैसे कंफर्ट फील करें बच्चे वहां वो क्या करे, एग्जाम्पल देकर के बहुभाषी तरीके से समझाए। तो लिखा है भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए, बहुभाषिक भाषा का शिक्षण। अब आप अंग्रेजी पढ़ने गए टीचर के पास और उसने ब्यूटीफुल बोला और आपको समझ नहीं आया, आपने सॉरी करके बोला कि सर, तो वो उससे कठिन सिनोनिम्स, अब ब्यूटीफुल सिंपल था वो नहीं समझ पाया तो उससे टफ वाला सिनोनिम क्या, अगर इसी को हिंदी में बोल दे सुंदर, तो क्या है, बच्चा जल्दी अंडरस्टैंडिंग बना लेगा। तो यहां महत्वपूर्ण है कि भाषा का शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं, बल्कि रणनीति तैयार करने, यानी जो टीचर लेसन प्लान बना के जाते हैं, स्ट्रेटजी क्लास में बनाकर जाते हैं, उसके लिहाज से भी, ताकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिएगा, ताकि बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बहुभाषी कक्षा को डैश डैश शिक्षक समझें, तो यही लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, संसाधन। 3 ऑप्शन और होंगे, जटिलता, कठिनाई, समस्या, इग्नोर करिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों की घरेलू भाषाओं, जैसा कि 3.1 हम पहले पढ़ चुके हैं। कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षण बच्चे का घरेलू भाषाओं में हो। क्यों हो, क्योंकि बच्चे की जो सोचने और चिंतन करने की क्षमता है वो अपनी मातृभाषा में, सपने किसी को अंग्रेजी में नहीं आते हैं, इसलिए उनको मातृभाषा में महत्व दिया जाए, इससे वो अपने आप को स्वीकृत भी महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्कूल के उच्चतर स्तर पर बच्चों की घरेलू भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था ना हो तो क्या करना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा अवश्य घरेलू भाषाओं में होनी चाहिए। मतलब अपर लेवल, हायर एजुकेशन लेवल पर अगर मातृभाषा में शिक्षा पॉसिबल ना हो तो कम से कम स्कूली स्तर पर क्या होनी चाहिए, मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां लिखा है हमारे संविधान की धारा 350A, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 350A में, प्रत्येक
स्थानीय प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में मेंशन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषाओं में शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अब आप बहुत सारे बच्चे विचलित होने लगते हैं, कभी बार पूछते हैं कि सर जब इतना लिखा है, हमारे राइट हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब ये सवाल तो चीफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। हम तो टीचर, हम आपको बता रहे हैं प्रावधान क्या है, हम थोड़ी बता पाएंगे कि ये किताब में लिखा है, स्कूल में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं। इम्प्लीमेंटेशन का काम अधिकारियों का है, शिक्षा से संबंधित कमेटियों का है, जिला के अधिकारियों का है, चीफ मिनिस्टर का है, तो ये काम वो कर पाएंगे। तो ये तुम्हारे दिमाग में ना आए कि सर जब इतनी सारी फैसिलिटी हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट क्यों। तो हम क्या जाने भाई, हम कोई वहां पर इम्प्लीमेंटेशन का काम थोड़ी करते हैं। तीसरा पॉइंट है या नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त करेंगे त्रिभाषा सूत्र को उसके मूल भाव के साथ, क्योंकि ये बड़ा छटपटाहट वाला माहौल है। कई बार इसके प्रावधान किए गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कंपलसरी कर दो ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले, लेकिन उधर फिर साउथ वाले लोग दंगा करने लगते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कितना बवाल आने वाली है, कितना बवाल हुआ कि कंपलसरी हिंदी कर दी जाएगी। पता नहीं उनको क्यों चिढ़ है। त्रिभाषा सूत्र को आज तक भी मूल रूप से लागू नहीं किया जा पाया है। वो अलग बात है, कक्षा 8 तक केंद्रीय विद्यालयों में जब MHRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी थी तब इन्होंने संस्कृत को कंपलसरी किया था। क्यों किया था? क्योंकि दुनिया की पहली ऐसी भाषा है जिसको शुद्ध बोला और शुद्ध लिखा जा सकता है। जो मतलब जितना स्पष्ट बोला और लिखा और पढ़ा जा सकता है, दुनिया की कोई और भाषा नहीं बोली लिखी। इसीलिए संस्कृत अच्छी भाषा है। जिसको प्रोनाउंसिएशन का इशू है, जा मूवमेंट में इशू हो, संस्कृत पर अभ्यास करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुभाषी संवाद का माहौल को बढ़ावा मिलेगा। आगे लिखा है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी, अब अगर ऐसा ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला लागू कर दिया जाएगा तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो दूसरी भाषा सीखेंगे, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वो हिंदी सीखेंगे। तो सब एक प्रकार का, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि उसको 3 भाषाएं, एक उसकी मातृभाषा हम घर से सीख के आते हैं, स्कूल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहली भाषा के रूप में हमारी राजभाषा यानी स्टैंडर्ड भाषा हिंदी होती है, और दूसरी भाषा के रूप में ग्लोबल भाषाएं, या तो 5 शास्त्रीय भाषाएं या दूसरी एक अंग्रेजी भाषा। इन 6 भाषाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने आज जाना कि ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला क्या है, बहुभाषिकता के लाभ क्या हैं, और बहुभाषी माहौल बनाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। अगला टॉपिक हमारा है घरेलू या प्रथम भाषाएं या मातृभाषा शिक्षा, यानी प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।